हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी हम देख रहे थे, राजस्थान की नदियां हम पढ़ रहे हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हमारी कंप्लीट हो गई। आज बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां भी कंप्लीट हो जाएंगी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की हमारे पास ट्रिक थी। बंगाल की खाड़ी में चंपा, काली बन, बाण खावे। बंगाल की खाड़ी में चंपा, काली बन, बाण खावे। चंपा, चंबल और पार्वती। चंबल हो गई थी, आज पार्वती देखेंगे। चंपा, काली, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी देखे चलेंगे। काली बन, बनास नदी जो हमारी कंप्लीट हो गई। बाण, बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी देखेंगे। और खाबे, खारी और बेड़च, ये हमारी पहले ही कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम काली सिंध, पार्वती और बाणगंगा नदी देख के चलेंगे। बीच बीच में ट्रिक भी बताता रहूँगा ताकि आपके ध्यान रहे, भूलो नहीं। सबसे पहले बात करते हैं हम काली सिंध नदी के बारे में। दोस्तों, काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में देवास के निकट बागली की पहाड़ियों से ये निकलती है। याद कैसे रखोगे? देवास के बगल से निकलती है, ऐसे ध्यान रखना। तो देवास के निकट बागली की पहाड़ियों से ये निकलती है। राजस्थान में झालावाड़ जिले में प्रवेश करेगी। झालावाड़ जिले में प्रवेश करेगी। रायपुर के निकट बिंदा गांव में ये प्रवेश करती है। झालावाड़ में, रायपुर के निकट बिंदा गांव में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़ में बहेगी और झालावाड़ के पास में जिला है बारा, बारा में बहेगी। फिर कोटा में नानेरा नामक स्थान पर चंबल में मिल जाएगी। झालावाड़, बारा, उसके बाद कोटा में नानेरा नामक स्थान पर चंबल में ये मिल जाएगी। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं उसकी एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप भूलोगे नहीं, याद हो जाएगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, उजाड़ वन नीचो आम, उजाड़ वन नीचो आम, ऐसे ध्यान रखना। काली सिंध नदी में उजाड़ वन नीचो आम। उजाड़ से उजाड़ नदी हो जाएगी इसकी सहायक। वन से परवन नदी इसकी सहायक हो जाएगी। उजाड़ वन नीचो, नी से निवाज नदी, चो से चोली नदी, आम से आमझड़ नदी, आ से एक आहू नदी भी ध्यान रख लेना। उजाड़ वन नीचो आम, उजाड़ वन से परवन, नीचो निवाज, चो चोली, आम से आमझड़ नदी, ये इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। काली सिंध के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं पार्वती नदी के बारे में। पार्वती नदी मध्य प्रदेश में विंध्यन पर्वत श्रेणी में सीहोर क्षेत्र से निकलती है। मध्य प्रदेश विंध्यन पर्वत श्रेणी में सीहोर क्षेत्र से निकलती है। राजस्थान में बारा जिले में प्रवेश करेगी। बारा में करियाहाट के निकट, बारा जिले में करियाहाट के निकट छत्तरपुरा गांव में ये प्रवेश करती है। बारा में करियाहाट के निकट छत्तरपुरा गांव में ये प्रवेश करती है। बारा जिले में बहती है और कोटा जिले में बहती है। बारा में बहकर कोटा में बहकर कोटा सवाई माधोपुर की सीमा बनाती हुई आगे चलकर चंबल में मिल जाती है। बारा व कोटा जिले में बहकर कोटा सवाई माधोपुर सीमा बनाती हुई पालिया गांव में चंबल नदी में मिल जाती है। पालिया गांव में चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें, सहायक नदियां याद कैसे रखोगे? ऐसे बोलना, ल्यासी, बरनी, सहेली। कोई सहेली है वो बरनी लेकर आएगी, तो ल्यासी, बरनी, सहेली। कैसी लाएगी बरनी? कूल लाएगी, कूल बरनी लेकर आएगी जिसमें रेत होगी, रेतीली या रेतड़ी बोलना। रेत होगी, अंधेरा होगा उसमें, अंधेरे से याद रखना, अंधेरी और बिलास, ये इसकी सहायक नदियाँ होंगी। थोड़ी सी भी ट्रिक लगाओगे एग्जाम में याद आ जाएगा, भूलोगे नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना आप, ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बाणगंगा नदी के बारे में। बाणगंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर में बेराठ की पहाड़ियों से होता है। जयपुर में बेराठ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। जयपुर में बहती है, दौसा में बहती है, आगे चलकर भरतपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद के पास यमुना में जाकर मिल जाती है। जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती हुई आगे चलकर उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद के पास यमुना में जाकर मिल जाती है। बाणगंगा नदी के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, वर्तमान में जो बाणगंगा नदी है वो यमुना तक नहीं पहुँच पाती है। इसका जो जल है वो भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में ही फैल जाता है और वहीं ये विलुप्त हो जाती है।
बाणगंगा नदी का जो जल भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, वहीं ये विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको रुंडित नदी भी कहा जाता है। इसलिए बाणगंगा नदी को रुंडित नदी भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। रुंडित नदी भी कहा जाता है। इससे अब हम अंतः प्रवाह की नदी भी कहते हैं। क्यों? यमुना में नहीं मिली, बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं मिलेगी, इसलिए इसको अब अंतः प्रवाह की नदी भी कहा जाता है। पहले ये बंगाल की खाड़ी में जाती थी, यमुना में मिल जाती थी, लेकिन अब इसे अंतः प्रवाह की नदी कहते हैं। इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है। दोस्तों, भरतपुर में घना पक्षी अभयारण्य, राष्ट्रीय घना पक्षी अभयारण्य जिसको हम बोलते हैं, वहाँ इसका जल भूमिगत होकर नम भूमि का निर्माण करता है। घना पक्षी अभयारण्य जो भरतपुर में है, वहाँ इसका जल भूमिगत हो जाता है, नम भूमि का निर्माण करता है। घना पक्षी अभयारण्य आपको पता होगा साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर का घना पक्षी अभयारण्य, जिसको केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भी हम बोलते हैं, वो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में यहाँ पे साइबेरियन सारस आते हैं। ये सारा आपको ध्यान रखना है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे आने वाली क्लास में हम अंतः प्रवाह की नदियाँ कंप्लीट करके चलेंगे। तो आगे आने वाली क्लास जल्द ही आएगी। आप अभी इनको सबको कंप्लीट करें, अच्छे से लिख लिख के कंप्लीट करें ताकि आप भूलें नहीं। वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।